वेलकम टू CLC जुडिशियल ईयर 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का वीडियो पार्ट 54 है। इस वीडियो में हम लोगों ने मुस्लिम लॉ से संबंधित जो पिछले इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें कवर किया है, उसका आंसर भी दिया है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सिडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है। पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें
तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है, बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। हैप्पी धनतेरस।
धनतेरस तो गुजर गया, कल ध्यान ही नहीं रहा पढ़ने पढ़ाने में। चलो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, वन थिंग, जो तुम खुद से तैयार करते, मतलब आई नीड ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रियल ओपिनियन। यस सर। तो ऑप्शन तो एक ये था कि किताब पढ़ते, नोट्स पढ़ते, सिलेबस को रिवाइज करते, रिवीजन करते, दैट इज वन वे ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड वे कि हमारे साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर, एक्सप्लेनेशन। तो विच वन इज इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रेशियो? खुद से तैयारी करते तो कितना परसेंटेज तक तैयारी हो पाता, इस तरह से स्पेशल मॉक से कितने परसेंटेज तक तैयारी हो पाता? ये वाला ज्यादा इफेक्टिव हम बोलेंगे, इसलिए बिकॉज कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो खुद से समझ में नहीं आते, उनके आंसर्स भी समझ में नहीं आते, और खुद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो खुद से नहीं पढ़े। जैसे आपने ऑर्डर 37 समरी सूट्स बताया, तो वो कभी पढ़ा ही नहीं था सर, मेन के पर्पज से पढ़ा, आपने बताया इंटरव्यू के पर्पज से समझा भी दिया, तो जल्दी से मेरा हो भी गया। फिर आपका मेरा आईपीसी भी सर बहुत सारा है, ये चीजें हैं। फिर कुछ कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है सर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, वो भी अच्छे से समझ में आ गया और वो भी कवर अप हो गया। और अगर खुद से पढ़ते तो वो थियोरेटिकल ही नॉलेज होता, प्रैक्टिकल तो कुछ इंसाइट होता नहीं, और आंसर वही होते जो जो एक मीडियम आंसर होता, मीडियोकर आंसर वही होता सर, बेस्ट आंसर तो नहीं हो पाता। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्पेशल मॉक चल रहा है 1-to-1, तो उनसे भी यही सवाल पूछा गया, बिकॉज यू सी दिस होल्डिंग अ स्पेशल मॉक and uploading it into the YouTube, it is a type of sacrifice of the business, because everything ready-made into ready-made manner, if everything is available, nobody is required to come to the course. They can carry on their better preparation by just watching the video, having the bare act side by side. यस सर। तो वैसे ही रिवाइज कर रहे वीडियो देख के, और जो हेड नोट से वो, और हाँ, तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियोस देखना है, बेयर एक्ट साथ में रखना है। तो दिस इज नॉट ओनली योर एक्सपीरियंस अलोन, बहुत सारे स्टूडेंट। तो और एक चीज जो रिमार्केबल है, जैसे आप खुद पढ़ते हैं, तो मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, पीटी के लिए क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड। अगर इंटरव्यू बोर्ड भी तुमसे कोई सवाल पूछता है, तो देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरी एक्शन, नो एक्शन इज बिहाइंड ए रीजन, देयर इज ए कॉज टू आंसर। अब व्हाई इंटरव्यू बोर्ड इज आस्किंग यू question from IPC, why from this topic only, why not from other topic only? So for thorough scanning, the purpose and objective and strategy of the interview board is, they just focus upon short and quick question requiring conceptual clarity. Conceptual clarity you cannot have unless you understand it properly. It's not, conceptual clarity is not a thing available into the books that is generated by a slow process of continuous thinking and all. So the opinion of the other student that number one, the advantage of this special session is they get quickly into the syllabus. They are able to properly understand what is to be read and what is not to be read. So syllabus becomes very short. There are only limited aspect, there are only limited topic for the purposes of interview. Once you are preparing for interview, there is
always the strategy that is heavily matters. So there are certain topics totally irrelevant that may be good topic for the purposes of mains, but for the purposes of interview, it is practically not possible to ask those questions because that will consume lot of the time of the interview board. So therefore, there becomes a situational compulsion with the member of the board not to indulge into those questions because of paucity of the time. So by this angle, if you examine, so preparing alone, preparing with myself, under guidance. So we have never anticipated that it is going to be beneficial for students for time to come together in such a perfect way. We never anticipated. Mock first time we have offered subject-wise mock. There have been so many mocks previously, but subject-wise mock, complete syllabus mock has never been. Now once the syllabus is complete, certainly questions are bound to be hit. And not only the syllabus is complete, we have never left any previous year question. We have a question bank that what questions have been asked into the interview. And say answer for the purposes of mains, answer for the purposes of interview, both are different. You, for the purposes of interview, you require short and crisp answer, a specific. More you focus upon reasoning, more you focus upon logic, because logic is mood changer for the purposes of law. अगर लॉ में किसी चीज के लॉजिक को हम अगर वी फाइंड आउट तो कितना अच्छा लगता है लॉजिक को अगर जानते हैं. लाइक द क्वेश्चन आई एक्सप्लेन्ड इनटू द समरी सूट. समरी सूट क्या होता है या कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, अगर ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड ये पूछेगा कि बताओ कौन से ऑर्डर में 35 में कि 37 में, अगर ये आप सोचते हैं तो फिर मैं आगे कोई कमेंट नहीं करूँगा. अगर समरी सूट से पूछना है तो व्हाट इज अ स्पेशल, व्हाट इज नॉर्मली सूट में डिफेंडेंट हैज ए राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ. इन समरी सूट देयर इज नो राइट टू डिफेंड unless leave to defend is granted. So अब इसमें आपने सब्जेक्ट ये कंसेप्ट को समझ लिया कि देयर इज नो राइट टू डिफेंड. अब इंटरव्यू बोर्ड अगर आपने सही बता दिया तो फिर पूछेगा कि व्हाई, तो बिकॉज थिंग्स आर क्लियर बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट द लायबिलिटी. देयरफॉर allowing time to defend that would result into wastage of the time. Cases are clear, evidence is very clear, admission is there. So into those nature of suit, some under summary procedure, if in case defendant raises a trivial issue which could form his substantial defense, then leave to defend may be allowed. तो सारी चीज समझ गया. तो अब नाउ क्वेश्चन इज कि इफ द बोर्ड प्रेफर्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम समरी प्रोसीजर, so you shall be able to answer all the questions. Summary procedure से there may be many other questions, various questions. It is not possible to grasp the mind of interview board. Yes, sir. What situation arises there? हो सकता है कि आपसे पहले कोई ऐसा कैंडिडेट या जो कि काफी ज्यादा इरिटेट करके चला गया हो अंडर इरिटेशन में, और उसका तो जो करेंगे सो करेंगे और उसके इरिटेशन का असर आप पे भी पड़ गया.
तो दिस इज इंटरव्यू, समटाइम्स वी आर पनिश फॉर फॉल्ट ऑफ नथिंग। मेरा दूसरा है सर। अच्छा, दिस इज सेकेंड इंटरव्यू। नहीं, मेरा 16 को मेरा दूसरा मतलब सेकंड नंबर पे है हम। तो बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कि मेरा फर्स्ट डे है, मेरा पहला ही है, मेरा जो है लास्ट डे है, से उनका मूड कैसा रहता है, मतलब सच टाइप ऑफ। तो अब नाउ क्वेश्चन इसकी देखो, जो टाइम शेड्यूल है देयर इज नो चेंज अबाउट। जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे सोचना बंद कर देना चाहिए। एज इट इज एक्सेप्टेड ब्रेवली। मतलब लॉ स्टूडेंट आर ऑलवेज वेरी बोल्ड एंड डायनेमिक। लॉ स्टूडेंट आर नेवर कवर्ड। जो भी अब आपका जो शेड्यूल है वो तो चेंज होने से रहा, तो वाई टू, अब जो होगा देखा जाएगा। मतलब ओनली द पर्पस इज आई शैल हैव टू गिव माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्यूरिंग दैट 10 और 15 मिनट। चलिए, एक तरह से मोटिवेशन। वी आर स्टार्टिंग नाउ मुस्लिम लॉ। Yes, sir. The first question may be sources and a school. So sources and a school, asking such a question from the candidate who have qualified mains. तो sources and a school से बहुत ही लिस्ट चांस है कि पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी एक रिवीजन। अब जैसे प्राइमरी सोर्स इज कुरान। व्हाट इज हदीस? हदीस, So, what was upheld by Prophet in silence? yes, traditions of the prophet. What is ijma? Ijma is a consensus of opinion. Of the community of the founder of Muslim law. What is qiyas? Analogical deductions. Yes. Rules or principles on the basis of analogical deductions. What are essentials of a valid Muslim marriage? So first is that the yes, There has to be a consent. Since why Muslim marriage requires consent? because a Muslim marriage is treated to be a contract, and for a valid contract, the consent must be free, and the consent must have not been obtained by coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation. But number one, Muslim marriage is a contract or into the nature of a contract? So we read it as a contract. ठीक है, बहुत सारे किताबों में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। बहुत सारे ज्यूरिस्ट का व्यू है कि इट इज इनटू नॉट एग्जैक्टली द कॉन्ट्रैक्ट बट इनटू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ये व्यू है इनटू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट अपीयर्स मोर टू बी करेक्ट बिकॉज ए माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, right? But into a Muslim, a minor marriage may be performed with the consent of the guardian. So a person of unsound mind. So the another view that Muslim marriage is not exactly the contract but into the nature of the contract. That seems to be more correct. तो इंटरव्यू के दौरान आप ऐसा बोल सकते हैं। अब इस तरह के एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाए कि एट द इनिशियल लेवल you have legal analytical way of thinking and that type of mind which is quintessential for every judicial officer. आपको एनालाइज करना। किताबों में तो बहुत जगह लिखा हुआ, मतलब बुक्स में एवरीवेयर हाईलाइटेड दैट इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बट इट हैज नॉट बीन differentiated that whether it is exactly a contract or into the nature of a contract. What is ijab?
It's जहाँ पे sir offer proposal, proposal for marriage. and acceptance is kabul. Yes sir. Offer and acceptance must be in presence of witnesses. किस में, शिया या सुन्नी में? सुन्नी में है सर, शिया में मैरिज की रेस्पेक्ट में कोई विटनेस की जरूरत नहीं है। हाँ, तो और 1 मेल विटनेस इक्वल टू 2 फीमेल विटनेस, ये माना गया है एज पर। अब नाउ हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में पढ़ा था, यस सर। तो और बताया भी था, डिक्टेट भी कराया था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डजंट मीन टू हैव यूनिफॉर्म लॉ फॉर द पर्पसेज ऑफ रिलीजियस मैटर। रिलीजन इज मैटर ऑफ फेथ and issues concerning religion, a thing which is a religious practice. Law has little less aspect. Religion has its own law, and a statutory law, so far till today, has not to override the religious law. अब now disposal of dead body, different ways into different religion. Yes sir. अब now can there be enacted a law for disposal of dead body? Will people abide to that? तो सर वो तो रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब now, so what is a religious practice and what is not a religious practice? Yes sir. Uniform Civil Code excludes the deep religious practice. So only those questions which are only those questions, uniformity of law irrespective of the religion, except only those questions which are not essence of the religion. Like maintenance is no, Yes, sir. maintenance is no more essence of the religion. Divorce is no more essence, because divorce, Muslim marriage में भी divorce को discourage किया गया. It's not कि divorce has been promoted into the Quran. Quran में divorce को sinful act कहा गया. Yes sir. Divorce is not a welcome act. तो अगर रिलीजन की बात करें तो व्हाट इज essence of a particular religion and what is not essence of, so uniform civil code may be only upon those issues which are not the essence of the religion. अगर आप उस समय का बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट और लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर वो सारी चीज़ें जो उनके डिस्कशंस वगैरह को पढ़ोगे और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर थेसिस पढ़ोगे, तो अब जैसे आप 5 मिनट में समझ गए ये क्लैरिटी में सारी चीज़ें, यहाँ तक समझने आपका वीडियो चला। हाँ, तो यहाँ तक समझने और यहाँ तक पहुँचने के लिए यू वुड हैव रिक्वायर्ड लॉट मोर स्टडी, और ये 5 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो इसके बारे में जो जानकारी चाहिए वो कहाँ मिलेगी, कौन सी किताब में मिलेगी, उसमें भी बहुत समय, हाँ मतलब स्पेसिफिकली। तो एनीवे हम लोग यहाँ मुस्लिम मैरिज से अब नाउ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस must be into one meeting. Yes sir. It's not that offer in one meeting and acceptance into second meeting. Is it also necessary into the contract that offer and acceptance only in one meeting? No sir. And the law of contract, it is not necessary. It's not necessary.
acceptance may be in the manner or mode prescribed. But here, so therefore also Muslim marriage is not exactly the marriage, but into the nature of the marriage. It's it does not require uttering of any specific word. Into Muslim marriage, utterance of any specific word is not necessary, but offer and acceptance must be unequivocal. What is meaning of unequivocal? Not vague, very clear, easily understood. So offer and acceptance must be unequivocal. Equivocal means vague. Unequivocal मतलब the thing which is not vague. So offer and acceptance must not be vague. अब नाउ अगर मान लीजिए कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थोड़ी देर के लिए वेग है, तो उस इरेगुलरिटी को क्योर कैसे करेंगे? बाय कंज्यूमेशन. कंज्यूमेशन क्यूर्स द एनी इरेगुलरिटी during there is a difference between irregularity and illegality. Irregularity means normally a thing which does not happen, and illegality, that is a strict bar of some statutory provisions. और अगर ऑफर एक्सेप्टेंस एक मीटिंग में नहीं हुआ तो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी. But even offer acceptance into two different meetings and thereafter consummation. So, will there be a valid marriage? Yes, sir. Consummation cures irregularity into Muslim marriage. कोई राइटिंग वर्क की जरूरत नहीं है. किसी रिलीजियस सेरेमनी की भी जरूरत है या नहीं है? नहीं सर. नामा जैसे बैनामा, तलाकनामा, निकाह नामा. नामा मीन्स ए डॉक्यूमेंट, निकाह मीन्स शादी. तो निकाह नामा जो मैरिज लिखा गया तो डेट इज निकाह नामा. मुस्लिम मैरिज इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ. Fact, sir. Marriage is always question of fact. So Muslim marriage is a question of fact, and that may be presumed by direct evidence. एज ऑफ प्यूबर्टी क्या माना गया है? सर एज ऑफ प्यूबर्टी ना 15 years. यस. और इंडियन मेजोरिटी एक्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ मैरिज अप्लाई करता है या नहीं करता मुस्लिम पे? नहीं सर, नहीं अप्लाई करता है ये. ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट अप्लाई करता है कि नहीं करता? नहीं सर, नहीं अप्लाई करता है. नो. चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट अप्लीकेबल अपॉन, लिखो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे केयरफुल रहना. बाकी तो सारे लोग अप्लाई कर देंगे. वो पहले पूछेंगे इंडियन मेजोरिटी एक्ट और फिर पूछेंगे चाइल्ड मैरिज. तो बी केयरफुल. लिख लो इसको लाल पेन से. यस सर. ये हाँ तो डिक्टेट करवा रहे जैसे पेपर पूछते हैं. हाँ, क्या चीज क्या कर रहा है? सर वो डिक्टेट करा दीजिए, फिर एक क्वेश्चन पूछिए. क्वेश्चन. हाँ. चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट applicable to Muslim marriage. It is only penal and punitive, but do not
rendered the marriage void. अगर किसी ने अंडर एज शादी कर लिया तो मैरिज वाइड नहीं होगा एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, इट मे बी वॉइडेबल। गर्ल पार्टी। ऐसा क्यों है कि लॉ का उल्लंघन करके और मैरिज को वाइड नहीं बनाया गया है? टू प्रिवेंट ग्रेटर इविल। Say a minor girl married somehow pregnant और उसकी मैरिज को वाइड कर दिया जाए, would that be into public policy? No, sir. What is your क्या क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? जिसे समझ में आ गया। मुझे कैसे पता लग गया कि क्या पूछा जाएगा? स्टूडेंट आगे क्या पूछेगा? तो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट का बात आया तो कुछ पूछने लगा। बहुत दिन हो गया ना, तो हमें लग जाता है कि स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी कहाँ तक जा सकती है। तो जस्ट इट वाज ए गेस वर्क एंड गेस वाज एनीवे। व्हाट इज apostasy? Renouncing Renunciation from the world. world or renunciation of the religion? नहीं, renunciation of the religion. Yes. जो apostate है under Muslim law, he cannot give his daughter into marriage. Yes, sir. अगर इफ मुस्लिम मैरिज में पार्टीज आर मेजर तो उनका कंसेंट जरूरी है। Yes, sir. ओनली माइनर का या लूनेटिक के मैरिज में कंसेंट के लिए वो गार्जियन दे सकते हैं कंसेंट। अगर कोई मेजर मुस्लिम गर्ल है Yes, sir. और उसने कंसेंट नहीं दिया, that consent was given by her guardian, father, mother, whosoever. So whether that is a valid marriage or not a valid marriage? Sir, it will not be a valid marriage. ये what is bar on ground of consanguinity? Sir, consanguinity means blood relationship. Near blood relationship. And it bars Yes, a Muslim is prevented from marrying mother, grandmother, daughter, granddaughter, sister, full, half or uterine. his niece, aunt from both the sides. हाँ, niece, aunt from both the side. तो ये बार ऑन ग्राउंड ऑफ कंसंग्यूनिटी, ये तो एक हो गया। बार ऑन ग्राउंड ऑफ एफिनिटी, तो एफिनिटी का क्या मतलब? नियरनेस, जिसने लालन पालन किया। और जैसे एसेंडेंट ऑफ हिज वाइफ से क्या शादी हो सकती है? एसेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ वाइफ, या वाइफ ऑफ एनी एसेंडेंट, वाइफ ऑफ एनी डिसेंडेंट, तो नियर रिलेशन में। फिर बार ऑन द ग्राउंड ऑफ फोस्टरेज। Yes, sir. तो नोट करते चलो इसे। Yes, sir. What is unlawful conjunction? The unlawful conjunction means that a Muslim man cannot have two wives at the same time who are so related to each other
that had they been so opposite related to each other by consanguinity, affinity, or fosterage. If one of them would have male, then they could not have married. This is unlawful. जैसे एक मुस्लिम हस्बैंड क्या अपनी साली मतलब वाइफ ऑफ सिस्टर से शादी कर सकता है? No, sir. बिकॉज डेट वुड अमाउंट अनलॉफुल कंजंक्शन। फिफ्थ, पांचवी वाइफ से शादी हो सकती है नहीं हो सकती? सर वो सुन्नी लॉ में इरेगुलर हो जाएगा, पॉलीगैमी का केस बन जाएगा। और शिया लॉ में? सर वो वॉइड होता है जहां तक हमको पता है। या पांचवी शादी, चार अगर वाइफ लिविंग है तो उनमें से एक को डाइवोर्स करके होगा। हाँ वो हो सकता है। और ये अगर किताबिया क्या होता? किताबिया और जैसे फायर वर्शिपर। तो आइडियोलेट क्या मुस्लिम मेल किताबिया से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता? सर सुन्नी कर सकता है, शिया नहीं कर सकता। सुन्नी मेल यस। और ये अगर शादी कर लिया तो डेट मैरिज इज वाइड और इरेगुलर? सर सुन्नी में तो वैलिड होगा और शिया में वॉइड होगा। ये किताबिया किसे कहते हैं? किताबिया आइडलट्रेस। जैसे a holy book which believes into revelations, जिसमें रिवील जैसे बाइबल हो गया, हमारा भी हॉली बुक है, बिलीव इनटू रिविलेशंस। तो जो किताबिया उससे इस तरीके से बना है किताबिया। इसमें फायर वर्शिपर, आइडियोलेट्रेस वगैरह और ये सारे चीज आते हैं। और इसमें भी कई डिफरेंट व्यू है, मुल्लाज के व्यू अलग हैं। हाँ सर। और बाकी जूरिस्ट के व्यू अलग हैं। तो इसमें अलग अलग ये हैं। अब इंटरव्यू के पर्पज से ये सारे चीजें नहीं होना चाहिए। ये मैरिज विथ ए वुमन अंडरगोइंग इद्दत, वो क्या होगा? सर इरेगुलर होता है सुन्नी ना, सुन्नी इसका शिया में वो वॉइड होता है। The object of what is the object of iddat? Sir, to ascertain whether the woman is pregnant or not at the time of marriage, so that there is no confusion regarding the paternity of the child. और ये कुछ नोट कर लो। वाइड मैरिजेज अंडर शिया लॉ। मैरिज इन वायलेशन ऑफ इनकैपेसिटी, ये वाइड होगा शिया में। अनलॉफुल कंजंक्शन वाइड है। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज वाइड है। मैरिज विथ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत वाइड है। मैरिज विथ नॉन मुस्लिम वाइड है। शिया इज मोर ऑर्थोडॉक्स। हाँ। हमारे इंडिया में शिया है सुन्नी है? सुन्नी है सर। और सुन्नी लॉ में कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो जो पूछा जाता है। और
वो उन्हें ऐसे मैरिज को इरेगुलर मैरिज कहता है। तो अंडर हेडिंग दो इरेगुलर मैरिज अंडर सुन्नी लॉ। यस सर। अनलॉफुल कंजंक्शन, तो ये इरेगुलर होगा। मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ इरेगुलर। सुन्नी Yes, sir. सुन्नी में विटनेस की जरूरत है कि नहीं शादी के टाइम में? यस सर। हाँ, लेकिन अगर विटनेस नहीं है तो मैरिज क्या होगा, वाइड या इरेगुलर? इरेगुलर सर। तो एक अगला कैटेगरी लिखो, मैरिज विदाउट कंपिटेंट टू कंपिटेंट विटनेस। और मैरिज विथ वुमन अंडरगोइंग इद्दत। यस सर। बाटिल मैरिज किसे कहता है? वॉइड मैरिज होता है सर। यस, बैड सिंस वेरी बिगिनिंग। और फासिद किसे कहता है? इरेगुलर मैरिज सर। यस। उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। बातिल को क्योर, बाटिल को क्योर नहीं किया जा सकता या बातिल किसको? को नहीं क्योर जा सकता सर, फासिद को किया जा सकता है। यस यस। और मैरिज से हम लोग इंटरव्यू पर्पज से सारा कुछ कवर कर चुके हैं। तो फिर व्हाट इज मुत्ता मैरिज? सर मुत्ता मैरिज एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज है फॉर एंजॉयमेंट, जो शिया लॉ में वैलिड है। शिया लॉ रिकॉग्नाइज करती, सुन्नी लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इथना सारिया ग्रुप, क्या सर? शिया लॉ में कौन सा स्कूल रिकॉग्नाइज करता है मुत्ता मैरिज? सर आपने जो कहा वही। क्या कहा हमने? इतने सर यार, हाँ, नोट डाउन कर लो। ये वाला नहीं पता था शिया कौन। शिया में किताबिया मैरिज क्या होता है, वाइड या वैलिड या इरेगुलर? वॉइड होता है। और क्या शिया लॉ में मुत्ता मैरिज किताबिया से हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हाँ, तो वैसे तो किताबिया से मैरिज वाइड है अंडर शिया लॉ, बट मुत्ता मैरिज कैन बी परफॉर्म, दैट इज टेम्पररी मैरिज। मुत्ता मैरिज में जो है म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द स्पाउस नहीं मिलता। मुत्ता मैरिज में वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड। मुत्ता वाइफ क्या 125 सीआरपीसी में क्लेम कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये क्या आंसर दे रहे हो? वाइफ का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग दिया गया है 125 में। 125 is not on the legal ground. 125 CRPC is on moral ground, humanitarian ground. कर सकती है। एक्सेप्ट हाँ, मुत्ता मैरिज में वाइफ 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मुत्ता मैरिज इफ नॉट कंज्यूमेटेड तो कितना डोअर मिलेगा? हाफ। कंज्यूमेटेड देन फुल डोअर। अगर मुत्ता मैरिज कंज्यूमेटेड है तो वाइफ रिक्वायर्स टू अंडरगो इद्दत, और अगर कंज्यूमेटेड नहीं हुआ तो इद्दत इज नॉट नेसेसरी। यस सर। मुत्ता मैरिज में हस्बैंड इज बाउंड टू प्रोवाइड रेजिडेंस टू द वाइफ।
मुत्ता मैरिज टेम्पररी मैरिज है, 2 साल के लिए शादी किया तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो मैरिज डिजॉल्व हो जाता, क्या होता? इट इज डिजोल्यूशन इज ऑटोमेटिक अनलेस एक्सटेंडेड बाई। और जो एक्सटेंशन ऑफ मुत्ता मैरिज, उसमें मुत्ता वाइफ के भी कंसेंट की आवश्यकता, और दिस कुड ओनली बी एक्सटेंडेड बाय द हस्बैंड। ये दोनों भी कंसेंट की जरूरत पड़ेगी सर। मुत्ता मैरिज में कंसेंट की आवश्यकता होती कि नहीं होती? होती है सर। यस। निकाह परमानेंट है, सब्जेक्ट टू डाइवोर्स। हाँ। मुत्ता मैरिज में भी ऑफर एक्सेप्टेंस होगा। हाँ। यस। मुत्ता मैरिज में 2 साल के लिए शादी हुआ यस सर। और हस्बैंड चाहता है कि 6 महीने के बाद ही डाइवोर्स दे दे, तो डज मुत्ता मैरिज रिकॉग्नाइज डाइवोर्स? थोड़ा डिफिकल्ट है सर। जहाँ तक हम वो टेम्पररी, जान सकता है, लेकिन उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। वो जो भी करे, बट कैन डाइवोर्स बी proclaimed into mutta marriage? Can divorce be pronounced into? It is a temporary marriage. यस सर। ये तो अपने आप ही खत्म होना है, तो मुत्ता मैरिज में डाइवोर्स इज हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। लाल पेन से ये सारे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस हो सकते हैं, संभावनाएं हैं, पूछा भी गया है। I still remember there was one candidate, नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो इंटरव्यू जैसे ही खत्म हुआ, बाहर निकला, सीधे मुझे फोन करके कहता है कि सर मुत्ता मैरिज में डाइवोर्स क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा टेम्पररी है तो क्यों होगा, मतलब ही वाज आर्गुइंग विथ मी। मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ इंटरव्यू ओवर हो गया? तो जी सर। तो कहा कि तुम क्यों, क्या हुआ क्या? तो मेरे से लास्टली पूछा कि मुत्ता मैरिज में डाइवोर्स हो सकता कि नहीं हो सकता? तो मैंने कहा कि हो सकता। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मुत्ता मैरिज में आप फिर से विचार कीजिए, डाइवोर्स हो सकता कि नहीं हो सकता? तो मैंने कहा कि मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन का, वो कहीं भी किसी को भी दिया जा सकता। तो हमने कहा कि मुत्ता मैरिज डज नॉट रिकॉग्नाइज डाइवोर्स। तो कहा कि सर इसीलिए मुझे कहा कि हो गया, आपका इंटरव्यू बाहर जाइए। मतलब वहां पे कभी कभी जस्ट मैं लेटिंग यू अंडरस्टैंड, आपकी तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर हमें ही बिठा के हमसे ही पूछने लगे तो हमारी भी हालत वैसे ही होगी जो एक स्टूडेंट की होती है। मतलब इट्स ए फैक्ट। मतलब अब कोई झूठ बोले, सच बोले, कोई फेंके, बी नेचुरल, बी पॉजिटिव, बी एज इट इज व्हाट यू आर। तो व्हाट आई थिंक कि अगर मुझे भी बैठना पड़े स्टूडेंट के तौर पे इंटरव्यू देने के लिए, जबकि सारा कुछ मुझे याद है, आई नो द बेटर आंसर, आई हैव बीन टीचिंग, सारा कुछ बहुत वर्क किया है, बहुत एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मुझे भी बिठा के मेरा इंटरव्यू हो तो मेरी भी हालत वही होगी स्टूडेंट है। तो इंटरव्यू इज ओनली द गेम ऑफ नर्व। अगर इसको समझ गए तो आपका इंटरव्यू अपने आप अच्छा हो जाएगा। और नर्व को ही काबू में रखना वही आपकी पर्सनालिटी है, और उसी का स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम है इंटरव्यू। उनका सिलेक्शन हो गया था सर? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन, बिहार में नहीं हो पाया, शायद यूपी में हुआ। तो
जब आपके आंसर गलत हो रहे हैं या वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसे नेवर लूज हार्ट, उसे डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ, कई बार तो ऐसा होता है मैं भी नहीं जानता, कोई चीजें मिस्टेक मुझसे भी हो जाती हैं मिस्टेक, तो जानता हूँ लेकिन भूल गया, नहीं याद आ। बहुत बार अब क्या, अभी मैं करा रहा हूँ तो मेरे सामने सारी की मुल्ला वगैरह सारी किताबें रखी हुई हैं, इनमें रेफर करता हूँ, देखता हूँ, फिर पूछता हूँ। अब बहुत सारे हैंडमेड नोट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो ऐसा थोड़ा ही है कि मैं अपनी मेमोरी से करा रहा हूँ। आई एम, सारी तैयारी है यहाँ पे और उससे करा रहा हूँ मैं। तो इंटरव्यू इज बेसिकली ए गेम ऑफ द नर्व। अगर कुछ पूछा जाता है और यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो जो आपकी पर्सनालिटी है वो बैलेंस होनी चाहिए। नहीं आता है तो आप लो हो गए, डाउन फील करने लगे, तो डेट इज एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल पर्सनालिटी। योर पर्सनालिटी मस्ट बी स्टेबल। इट इज, अगर इफ कैंडिडेट अगर इसको समझ सकें कि इंटरव्यू इज ओनली द गेम ऑफ नर्व, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड मेंस। लेकिन इन द इवेंट अगर पूछा, अब हमने उसे पूछा बाद में कि अरे डाइवोर्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन कैसे हो गया, डाइवोर्स कंसर्न्स ओनली द पार्टीज। तो नहीं सर, मेरा मतलब था वो कहने का कि मुस्लिम हस्बैंड जब चाहे तब डाइवोर्स दे सकता। मैं कहा कि डेट इज अनदर थिंग, बट सेइंग कि डाइवोर्स इज ए थिंग ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो हाउ यूनिवर्सल, दैट इज प्रिवलेंट डाइवोर्स ओनली इनटू द मुस्लिम मैरिज एंड दैट टू वेस्टेड विद द मुस्लिम हस्बैंड। दूसरे रिलीजन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन तो होता है कि हर रिलीजन उसी तरह से फॉलो करता। Yes, sir. तो दिस इज व्हाट एंड हाउ इट हैपेंस इफ यू लूज योर पेशेंस। ही वाज ए गुड स्टूडेंट, ही शुड नॉट हैव सेड सो कि डाइवोर्स इज ए मैटर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। उसका कहने का सेंस था कुछ और कह दिया उसने कुछ। हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा खूब होता है, तो बी केयरफुल, नेवर लूज योर हार्ट। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। मुत्ता मैरिज में डाइवोर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट और टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इप्सो फैक्टो by a flux of the time specified. मुत्ता मैरिज में जो है डोअर मस्ट बी स्पेसिफाइड। Yes, sir. अगर मुत्ता मैरिज में, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देयर इज ए मुत्ता मैरिज बट अनस्पेसिफाइड डोअर, तो कैन दैट बी ए वैलिड मुत्ता मैरिज? that becomes void because doer is viewed as a restraint upon power of Muslim husband to divorce. Purpose of doer is to put a restraint, मतलब मुस्लिम हस्बैंड डरे डाइवोर्स देंगे तो डोअर देना पड़े। तो एंड दिस इज वन पर्पस। अनदर पर्पस कि मुस्लिम वाइफ आफ्टर डाइवोर्स कैन लीड ए गुड लाइफ। इट इज ऑल ऑन ह्यूमैनिटेरियन मेजर, कहा जाता है ऐसा। सुन्नी लॉ में तफवीज क्या होता है? तफवीज का मतलब से डेलीगेशन। तलाक़े तफवीज की बात कर रहे हैं, और निकाह तफवीज? निकाह तफवीज नहीं पता सर, तलाक वाला पता। हाँ, सिया लॉ में
at the time of nikah, वैसे utterance of word is not necessary for performance of Muslim marriage. यहाँ पे गलती होती है, हिंदू मैरिज HMA दिमाग में होता है और उसमें हम लोग सोलेमनाइजेशन कहते हैं, और ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मुस्लिम में पूछा जा रहा मुस्लिम लॉ में तो, और आप सोलेमनाइजेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज बोल रहे। मुस्लिम मैरिज के लिए परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज, और हिंदू मैरिज में सोलेमनाइजेशन लिटरली। और इसका जरूर ध्यान, अगर ये गलती होती है तो टोका जा सकता है। हाँ, तो ये मिस्टेक, ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, इनको अवॉइड करना है। शिया लॉ में some form of tafweej, utterance of some particular word is necessary for performance of marriage, and that is known as tafweej of nikah. It is observed into Shia marriage. yes sir. सुन्नी में मैरिज, फोर्स्ड मैरिज और मैरिज विदाउट कंसेंट, लेकिन एडिक्वेट डूअर है, तो क्या वो मैरिज वैलिड होगा या नहीं होगा? पर है कि वो वैलिड हो सकता है, कंसेंट का फ्रॉड से भी होता तो वो वैलिड होता है। हाँ, सुन्नी में ये तो सुनने में। एंड शिया में सच मैरिज इज वाइड। मेहर क्या होता? महर डूअर। डॉलर इज बेसिकली गिफ्ट होता है, मनी हो या प्रॉपर्टी हो, इट इज प्रॉमिस्ड बाय द हस्बैंड टू बी गिवन टू द वाइफ एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। यस। व्हाट इज स्पेसिफाइड एंड प्रॉपर डूअर? So, when no amount of dower is specified in the marriage contract, then the wife will get a proper dower which is fixed by the court. And when the amount of dower has been specified in the marriage contract, then that is called specified dower. स्पेसिफाइड डूअर, अगर डेफिनेट डूअर फिक्स है तो उसको प्रॉपर डूअर क्यों नहीं कहेंगे? डूअर का अमाउंट सर्टेन है, कैन डेट बी ए प्रॉपर डोअर? या डोअर का अमाउंट अनसर्टेन है तो प्रॉपर डोअर होगा? सर अनस्पेसिफाइड डावर हम लोग प्रॉपर डावर पढ़ते हैं। हाँ, द स्पेसिफाइड लिखो, स्पेसिफाइड डोअर मेहर ई मुसम्मा। यस सर। A specified doer is decided by the yes sir। just one second, मुल्ला का थोड़ा सा मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। yes। लिखो, a specified doer is fixed by mutual consent. It can be settled either before, it can be settled either before yes sir। or at the time of marriage or after marriage. तो ये हो गया स्पेसिफाइड डोअर। इनको याद कर जाना, पैरा चेंज करके लिखना। प्रॉपर डोअर, दिस इज अनस्पेसिफाइड, दिस इज नॉन एज महर ई निसी। It is also called customary doer.
arises by operation of law. A proper doer is payable to a woman of similar status and circumstances. Yes, sir. आगे पैरा चेंज करके प्रॉम्प्ट डूअर इज पेबल प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट डूअर इज पेबल प्रॉम्प्टली, उसी को इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज. Yes, sir. और डिफर्ड डूअर At the time of dissolution of marriage, sir. हाँ और डूअर डेट जो है, अगर डूअर इज ए टाइप ऑफ लाइबिलिटी इनटू द नेचर ऑफ डेट, और मुस्लिम वाइफ कैन डिटेन प्रॉपर्टी ऑफ हर मुस्लिम हस्बैंड. मुस्लिम वाइफ का उस पे लियन बनता है. अब थोड़ा इसको सुन्नी सिया कर लें. सुन्नी जो है फिक्स द मिनिमम अमाउंट 10 दिरहम फॉर अ स्पेसिफाइड डोअर. सुन्नी फिक्स मिनिमम 10 दिरहम फॉर अ स्पेसिफाइड डोअर. सिया में no minimum doer has been prescribed. Yes, sir. हाँ, सुन्नी में लिखना no limit to proper doer. सिया में proper doer should not exceed 500 dirham. अब डूअर से हो गया, जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिया. और कौन सा तलाक बैन कर दिया गया? तलाक, सर. तलाकुल बिद्दत. बिद्दत. हाँ, तलाकुल बैन, तलाकुल बिद्दत. ये मुस्लिम तलाक है. इज इट, कैन वी कॉल इट एक्स्ट्रा जुडिशियल? हाँ, it is pronounced, it is between the parties. हाँ, Muslim husband can pronounce it, therefore it is also known as extrajudicial mode. Extrajudicial because without judiciary it is, the marriage is dissolved by the Muslim husband. Therefore it is known as extrajudicial. जैसे हम लोग नहीं कहते एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, कन्फेशन नॉट रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट. और एक है तलाक उल सुन्नत. यस सर. तो सुन्नत जो है, सुन्नत लिखो ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेट. ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेट. तलाकुल सुन्नत को ही हम लोग कस्टमरी तलाक भी कहता. इसी को
हम लोग तलाक उल राजे भी कहते हैं। यह दो तरीके का होता है, यस सर। अहसन और हसन। अहसन में क्या होता है? सर तलाक के एहसन को बेस्ट फॉर्म माना गया है क्योंकि उसमें जो इविल वर्ड तलाक है वो एक ही बार प्रोनाउंस होता है, और आफ्टर प्रोनाउंसमेंट द वाइफ बिगिंस टू ऑब्जर्व द इद्दत पीरियड एंड द मैरिज बिकम्स, द डिवोर्स इज इररिवोकेबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इद्दत पीरियड। अगर उससे पहले इंटरकोर्स हो जाए तो डिवोर्स इररिवोकेबल, डिवोर्स इज रिवोक्ड। और अहसन में सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है या ट्रिपल प्रोनाउंसमेंट? किसमें सर? अहसन में। सर एहसन में सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है, हसन में 3 प्रोनाउंस एंड 3 सक्सेसिव टू हर। तो अहसन में सिंगल। हसन एक शब्द है जिसका फारसी में 3 मीनिंग होता है। अहसन मतलब सिंगल, नॉट 3। ये कैसा रहेगा याद करने के वास्ते? सही रहेगा। हसन में 3 कंसेक्यूटिव प्रोनाउंसमेंट। तलाक उल बिद्दत वगैरह ये सब बैन ही हो गया है और वो अब नहीं पूछा जाएगा। आपने तलाक़े तफवीज बता दिया, डेलीगेटेड डाइवोर्स। यस सर। हाँ, प्राइमरली पावर ऑफ डाइवोर्स बिलोंग टू मुस्लिम हस्बैंड बट ही मे डेलीगेट दिस पावर। वाइफ को भी डेलीगेट कर सकता, किसी थर्ड पर्सन को भी डेलीगेट कर सकता। ये डेलीगेशन एब्सोल्यूट भी हो सकता, कंडीशनल हो सकता। एक पुरानी फिल्म थी, बहुत पुरानी, उसका नाम था सलमान खान का सनम बेवफा। देखा है फिल्म? वो नहीं देखा? तो गाना सुना है सर। अच्छा, गाना सुना। तो उसमें सलमान खान ने अपने डाइवोर्स के पावर को डेलीगेट कर दिया था अपने फादर को। उन दोनों का अफेयर होता है, फिल्मी बॉलीवुड स्टोरी है, उसी कहानियों पे बेस्ड थी। और पेरेंट राजी हो जाते हैं, कुछ उनकी अनबन होती है, तो उसके फादर ने कहा कि शादी तभी होगी तुम मेरे को डाइवोर्स का, और शादी के बाद ही उसे डाइवोर्स, मतलब फिल्मी, पूरा फिल्मी। मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा, मैंने देखा था व्हाइल एट दैट टाइम व्हेन दैट मूवी वाज रिलीज्ड। तो और डेलीगेटेड डाइवोर्स जो है, तलाक़े तफवीज को कंटिजेंट भी बनाया जा सकता ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इला क्या होता है? ईला होता है कि वो कंटिन्यूस हस्बैंड स्वेयर्स इन द नेम ऑफ द गॉड दैट ही विल नॉट हैव इंटरकोर्स विद वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months और मोर। तो इला जो है कि वो कंटिन्यूस। और जीहर क्या होता है? सर जीहर होता है इंजूरियस असिमिलेशन। The husband compares a woman with any with a wife with any woman who is within prohibited degree, with whom he cannot contract a marriage. That is unlawful comparison also. Yes. What is lian या lan imprecation? Is when the wife accuses when the husband accuses the wife of adultery but is unable to prove his accusations, then that is called lian. What is khula divorce? Khula is khula is a form of divorce in which the wife pays consideration to the husband for her release from the marital life. Yes. Some. Yes, और खुला पुट ऑफ द मैरिज। और व्हाट इज मुबारत? Sir, under Mubarak, there's it is based on mutual aversion. Both the sides desire separation, and an offer can be made from either party, and once the offer is accepted,
the divorce becomes irrevocable. अब थोड़ा सा कुछ रह गया है, हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक, थोड़ी आप भी थक गए हो गया, और आधा घंटा तो हो ही गया होगा या ज्यादा हो गया? 1 घंटा हो गया सर। अरे बच्चे कह रहे थे कि सर आप बोलते हैं आधे घंटे की वीडियो, कोई वीडियो 1 घंटे से कम नहीं होते, तो दे हैव बीन कंप्लेनिंग। अब हमें क्या होता है कि अब कोई एक सीटिंग हो तो इफेक्टिव सीटिंग हो, ये लगे कि हमने कुछ तैयारी करी है। यस सर। और सारे वीडियोज के जैसे वीडियो वंस इज नेवर एनफ इन लाइफ, एंड खासकर वंस इज नॉट एनफ, तो कॉपी में नोट डाउन होगा तो यू कैन इजली रेफर, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पर्पसेज ऑफ रिवीजन। वी आर टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक